हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साकिब आज़मी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, हम अभी फ़िलहाल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके मतलब उनके कंप्लीट क्लासिफिकेशन के बारे में जो हमने बात की थी, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में समझा था। तो क्लासिफिकेशन जब हमने किया था तो हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं शुगर और एक होते हैं नॉन शुगर। तो शुगर को तो हमने पिछली बार पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। अगर आपको समझना है तो पिछला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पिछले लेक्चर को पूरी अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं तब तक आप सेकंड लेक्चर को, इस लेक्चर को, कार्बोहाइड्रेट को का जो सेकंड पार्ट है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो नॉन शुगर जो होते हैं इनको हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स भी बोलते हैं। तो आपको मालूम है जो शुगर होते हैं इसमें क्या आते हैं, आपके मोनोसैकेराइड आते हैं, आपके डाइसैकेराइड आते हैं, आपके ओलिगोसैकेराइड्स आते हैं। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है मोनोसैकेराइड, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो ही जाके डाइसैकेराइड भी बनेगा, तो ही जाके ओलिगोसैकेराइड बनेगा, और मोनोसैकेराइड के जुड़ने से ही क्या बनते हैं, पॉलीसैकेराइड बनते हैं। तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड का भी मैंने क्लासिफिकेशन कराया था कि ये 3 कार्बन वाले होंगे तो टेट्रोज, 4 कार्बन वाले होंगे तो पेंटोज, टेट्रोज, और 5 वाले होंगे तो पेंटोज, 6 वाले होंगे तो हेक्सोस, और 7 वाले होंगे तो हेप्टोज। ऐसे करके हमने उनका क्लासिफिकेशन भी किया था, उनका नोमेनक्लेचर भी किया था और उनके एग्जाम्पल को भी देखा था हमने। लेकिन और ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ जिस बॉन्ड के साथ जुड़ता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखें। उनके बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं उनका नाम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी सारे मोनोसैकेराइड्स के पास नहीं होती। याद रखें, जो आपके मोनोसैकेराइड्स थे वो आपके या तो ट्रायोज थे, 3 कार्बन वाले थे तो ट्रायोज, 4 वाले थे तो टेट्रोज, 5 वाले थे तो पेंटोज, 6 वाले थे तो हेक्सोस, एंड 7 वाले थे तो हेप्टोज। 7 वाले थे तो हेप्टोज, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोस एंड हेप्टोज। तो अब हम जो बात करेंगे पेंटोज एंड हेक्सोस, दीज आर 2 मोनोसैकेराइड which have ability to make glycosidic bond and produce disaccharide, trisaccharide, oligosaccharide and polysaccharide। तो पॉलीसैकेराइड बनाने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है, या तो 5 कार्बन वालों के पास होगी मोनोसैकेराइड के पास, या तो 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स के पास होगी। इस चीज को भी आप समझ लें बहुत अच्छे से। तो पेंटोज में जैसे आपका आ गया राइबोज, आ गया जाइलोज, आ गया, तो ये पेंटोज में आ गए। हेक्सोज के आपको एग्जांपल पता है, मैंने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सारे किसके एग्जांपल है, हेक्सोज के। 6 कार्बन, C6H12 वो 16 का फॉर्मूला है। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब देखो उन्हीं से मिलके क्या बनेंगे, मान लेते हैं हम हेक्सोज से कह रहे हैं ढेर सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं, और क्योंकि एक ग्लूकोज आपका एक मोनोसैकेराइड हो गया और ढेर सारे ग्लूकोज जुड़ेंगे, मतलब ढेर सारे मोनोसैकेराइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। पॉली मीन्स मेनी होता है, सैकेराइड मीन्स जब ढेर सारे मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो आपका पॉलीसैकेराइड बनेगा। और उनके कैसे जुड़ेंगे, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, वो होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सॉरी इनके लिए ग्लाइकन, इनके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है ग्लाइकन। और एक चीज और याद रखें, अर्थ पे अगर कोई कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, चाहे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगो और पॉली में से, तो आपको ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो पॉलीसैकेराइड की ही फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब अर्थ पे अगर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर आप ढूंढेंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, पॉलीसैकेराइड। अब ये बने हुए किससे, वही मोनोसैकेराइड से ही बने हुए जितने भी आपके हैं मोनोसैकेराइड। अच्छा, तो ये हो गया। और टेस्ट में ये मीठे नहीं होते क्योंकि ये एसिड में सॉल्युबल नहीं है, या फिर आपका वाटर में इनसॉल्युबल है। और जब आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था और पता करने की कोशिश की थी कि जब बायोमोलिक्यूल का आप एनालिसिस कर रहे थे तो आपको 2 चीजें मिली थी, उसको भी आप समझ लें। एक आपका रिटेंटेड था, एक आपका रिटेंटेड था, सेकेंड आपका फिल्ट्रेट था। फिल्ट्रेट में तो आपको मोनो, डाई, ट्राई, ओलिगो सब मिल गए, लेकिन पॉलीसैकेराइड आपको कहां पे मिला,
ये आपको रिटेंटेड में, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, लाखों तक होता है मॉलिक्यूलर वेट, लाखों डाल्टन तक होता है, इसलिए आप सिर्फ जो पॉलीसैकेराइड है उनको आप कहाँ पे पढ़ेंगे, रिटेंटेड में, मतलब ये पॉलीसैकेराइड आपको रिटेंटेड में ही मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर वेट के ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीसैकेराइड, तो इनका ये मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में रखे जाते हैं। ओके, हाई मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो स्टूडेंट अब हम थोड़ा सी इनके क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, पॉलीसैकेराइड को क्लासिफाई करते हैं। तो जो पॉलीसैकेराइड है, अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो इनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरे टाइप के होते हैं हेट्रो पॉलीसैकेराइड। तो होमोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ये किस बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है, ये इनके केमिकल कंपोजिशन या प्रेजेंस ऑफ मोनोसैकेराइड के बेस पे क्लासिफाई किया गया। अगर ऐसे पॉलीसैकेराइड जो सिर्फ एक टाइप के मोनोसैकेराइड से बने हो, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे आपका हेक्सोस है, हेक्सोस में 6 ये आपका एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का मतलब इसमें आपके ग्लूकोज आते हैं, इसमें आपका फ्रक्टोज आता है, इसमें आपका गैलेक्टोज आता है, ये सारे, और भी इसमें आपका मैनोज आता है। ये अगर हमने कह दिया कि एक ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है, ये तीसरा है, सारे आपस में किस एक टाइप के मोनोसैकेराइड से जुड़ के बने हुए, लंबी सी चेन ऐसे पाए जाए, सारे ग्लूकोज, ढेर सारे ग्लूकोज आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक पॉलीसैकेराइड, एक लंबी सी पॉलीसैकेराइड की चेन बनाते हैं। और सारे इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड पाए जा रहे हैं, सारे के सारे सेम है। तो ऐसे पॉलीसैकेराइड को हम कहेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सेकंड, अगर ऐसे ग्लूकोज 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 अचानक बीच में से कहीं पे फ्रक्टोज आ गया, बीच में कहीं पे आपका लैक्टोज आ गया, गैलेक्टोज आ गया, गैलेक्टोज आ गया, तो और लंबी सी चेन है, मतलब सिर्फ एक टाइप के मॉलिक्यूल से नहीं बनी, एक टाइप के मोनोसैकेराइड से नहीं बनी, एक ऐसी चेन जो डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड से बनी हुई है, उनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रो पॉलीसैकेराइड। तो अगर सिर्फ ग्लूकोज की बनी हुई है तो हम बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड, सिर्फ फ्रक्टोज की बनी हुई है होमोपॉलीसैकेराइड, सिर्फ गैलेक्टोज की बनी होमोपॉलीसैकेराइड। बट अगर सिर्फ ग्लूकोज की बनी हुई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज सारे आपस में मिल गए हैं, तो ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो इनको हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में रख देंगे। अब होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टार्च है, सब के सब किसके बने हुए, ग्लूकोज के बने हुए। ग्लाइकोजन है, सारे के सारे किसके बने हुए, ग्लूकोज के बने हुए। सेलुलोज आप देख लीजिए, सारे के सारे ग्लूकोज के बने हुए। हाँ, उसके अलावा आप इनुलिन को देख लीजिए, ये सारे ग्लूकोज के तो नहीं बने हुए, बट सारे के सारे फ्रक्टोज के बने हुए। अगर सब फ्रक्टोज से बने तो भी होमोपॉलीसैकेराइड, अगर फ्रक्टोज के अलावा ग्लूकोज भी उसमें होता तो आप कहते हैं कि ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड, लेकिन सिर्फ फ्रक्टोज पाया जा रहा है इसमें, इसलिए ये भी होमोपॉलीसैकेराइड। उसके अलावा एक काइटिन आता है जिसके बारे में अभी बात करूंगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो काइटिन भी होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए होमोपॉलीसैकेराइड की एग्जांपल। अब अगर हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड के बारे में बात करें तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड के ज्यादा एग्जांपल हमें पढ़ने नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं दिया गया, तो हम उसको भी रहने देते हैं। हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज एक एग्जांपल है किसका, हेट्रोपॉलीसैकेराइड का, जिसमें आपका गैलेक्टोज, मैनोज, जाइलोज और एक आध दो और अल्बिनोज, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड को बनाते हैं, जिसमें एक टाइप के मोनोसैकेराइड से नहीं पाए जाते। आई होप कि आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा हम कुछ चीजों के स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो स्टार्च आपके होमोपॉलीसैकेराइड है, ये सारे के सारे होमोपॉलीसैकेराइड है। स्टार्च किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है,
फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाते हैं, ढेर सारे बॉन्ड बनाते हैं और स्टार्च में बदल जाते हैं। अब जो स्टार्च होते हैं इसमें दो टाइप की चेन पाई जाती है, एक तो सिंपल सी सीधी सीधी चेन पाई जाएगी और ये जो चेन होती है आगे जाके ऐसे मुड़ के हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब स्प्रिंग की तरह से मुड़ जाती है चेन। ठीक है, इस हेलिकल चेन में एक चीज याद रखें, स्टार्च के अंदर जो हेलिकल चेन पाई जा रही है सीधी लीनियर चेन होती है, बट हेलिक्स में बाद में चेंज हो जाती है। उस चेन को हम बोलते हैं एमाइलोज। लीनियर होती है, कोई ब्रांच नहीं होती, बट बाद में हेलिकल हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एमाइलोज। एमाइलोज के अंदर एक खासियत होती है, ये आयोडीन को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है अपने साथ। अगर आयोडीन इसके साथ आएगा, आयोडीन को बाइंड करेगा, और जब भी कोई एमाइलोज या फिर आपका स्टार्च प्लस आयोडीन अगर जुड़ जाए तो उसका कलर, उस स्टार्च का कलर कैसा हो जाएगा, ये डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा, जो कि आप एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे किसी चीज पे जब आयोडीन सोल्यूशन को डालते हैं, आप किसी भी फूड सब्सटेंस पे, अगर उसमें स्टार्च है तो उसका कलर डार्क ब्लू कलर का हो जाता है, तो डार्क ब्लू कलर देते हैं। बट ये सारे कैरेक्टर सेलुलोज के पास नहीं होते, इसीलिए सेलुलोज ऐसे डार्क ब्लू कलर आपको नहीं देते। दूसरी चीज, सेलुलोज हो गया। ग्लाइकोजन के बारे में, अब प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो तो स्टार्च की फॉर्म में हो गया, हमारी बॉडी के अंदर फूड जब स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि सर जब ग्लूकोज वहां पे स्टार्च की फॉर्म में और हमने स्टार्च लिया तो हमारी बॉडी में तो स्टार्च होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हमारी बॉडी के अंदर जब ये स्टार्च जाता है तो पहले हम इसको डाइजेस्ट करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वापस ग्लूकोज में इसको ब्रेक करते हैं, फिर हम इसको वापस अपनी बॉडी में जब स्टोर करते हैं तो ये स्टार्च की फॉर्म में नहीं, इसको स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, जो एक हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये एकदम लीनियर स्ट्रक्चर दिख रहा है, मान लेते हैं स्टार्च है, इसका लीनियर स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट इसमें क्या होता है ना कि एक लंबी सी चेन है और उसमें से बीच में से ढेर सारी ब्रांच निकली हुई है, ऐसे ब्रांच निकलती हुई जा रही है। तो इसी बेस पे हम जो पॉलीसैकेराइड की चेन है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं, अगर हम उनको देखें तो इस पार्ट को हम बोलते हैं, इस एंड को बोलेंगे नॉन, जहां पे ढेर सारी ब्रांच होती है, रिड्यूसिंग एंड। लेफ्ट वाले साइड को नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे, जबकि राइट साइड को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एंड, रिड्यूसिंग। तो एक पॉलीसैकेराइड चेन, इस एग्जांपल जो दिया गया है आपके एनसीईआरटी में वो ग्लाइकोजन का दिया, तो उसको समझने की कोशिश करें। एक रिड्यूसिंग एंड होगा और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया। इनुलिन के बारे में मैंने बताया कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स होंगे सारे के सारे फ्रक्टोज होंगे, तो ये भी एक होमोपॉलीसैकेराइड हो गया। और उसके अलावा काइटिन। अब काइटिन क्या है, मैंने पहले एक बार शायद बताया हुआ पिछले लेक्चर में कि आपको जो एक्सोस्केलेटन होता है, किस एनिमल का एक्सोस्केलेटन, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनके पास एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, बाहर की तरफ उनका स्केलेटन होता है। और आप फंजाई मशरूम जो होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो भी सेल से बने होंगे, उनकी जो सेल वॉल होती है वो भी किसकी बनी होती है, काइटिन की। अब ये काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड है या फिर हेटेरोपॉलीसैकेराइड है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये ग्लूकोज है, लेकिन अगर ग्लूकोज के साथ इसके सेकेंड कार्बन पे अगर कोई अमाइनो ग्रुप आके जुड़ गया, ठीक है ना, मैंने इसका स्ट्रक्चर साथ पिछली बार बनाया था, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस तरीके से आके इसका अमाइनो ग्रुप आके जुड़ गया, यहाँ पे N है, कार्बन, ऑक्सीजन, CH3, ये आपका इस तरीके से बन गया। इनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड या डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के डेरिवेटिव है, ग्लूकोज से ही मिलके बने हुए, ठीक है। तो ये ग्लूकोज से मिलके बने हुए हैं, तो ये बाद में अगर इनके एग्जाम्पल अगर देखें तो इनकी एग्जाम्पल आपके होते हैं ग्लूकोज एमाइन, इनको हम अमीनो शुगर भी बोलते हैं, ग्लूकोज एमाइन, और एन एसिटिल ग्लूकोज एमाइन।
या तो आपके ग्लूकोसेमाइन होंगे या फिर एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन होंगे। सारे एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, ये एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन का स्ट्रक्चर बना है। अगर सारे एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, यहाँ पे एक एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरा का पूरा लंबी सी चेन किसकी बनी हुई है? एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन की बनी हुई है। इसका मतलब वो क्या हो गया आपका, एक होमोपॉलीसैकेराइड। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा वहां में बीच में ग्लूकोज आ रहा है या फिर फ्रक्टोज आ रहा है या फिर ग्लूकोसेमाइन आ रहा है, नहीं, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन सारे के सारे तो ऑफ कोर्स होमोपॉलीसैकेराइड। तो जनरली जो आपके डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी होमोपॉलीसैकेराइड ही होते हैं। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मैंने एग्जांपल बताया हेमी सेलुलोज, जिसमें गैलेक्टोज, मैनोज, अरेबिनोज एंड जाइडोज, ये सारे मिलके आपके हेट्रोपॉलीसैकेराइड को बनाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, कुछ जगहों पे आप उसने दे रखा है कि सेलुलोज क्यों ऐसा नहीं करता, तो मैंने बताया कि सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा प्योर लीनियर होता है, इस तरह हेलिकल फॉर्म में नहीं पाए थे, इसीलिए वो आयोडीन के साथ जुड़ते नहीं है। तो सेलुलोज पे अगर आप आयोडीन डालोगे तो वो डार्क ब्लू कलर नहीं देगा, लेकिन अगर आप स्टार्च में डालोगे, बिकॉज ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन नाम के 2 चेन पाई जाती है, तो उनमें डालेंगे तो वो बाइंड करते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वो किसको पकड़ लेते हैं? आयोडीन को पकड़ लेते हैं और अपना शेप, अपना जो कलर होता है वो चेंज कर देते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज उसमें ये है कि जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज अगर आप देखेंगे एक थ्रेड, पूरा लंबा सा थ्रेड दिखता है जो कॉटन का होता है, धागा, पतला सा जो धागा दिखता है, वो एक्चुअली समझ लो कि उनका वो सारा का सारा धागा किससे बना हुआ है? सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि नॉन शुगर क्या है, पॉलीसैकेराइड जो है उनको ग्लाइकन क्यों कहते हैं, या फिर उनको पॉलीसैकेराइड क्यों कहते हैं, कहाँ पे पाया गया, रिटेंटेड में पाया गया, फिल्ट्रेट में पाया गया, फिर हमने जब उनको क्लासिफाई किया तो होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड, उनके एग्जांपल के साथ रिड्यूसिंग शुगर वाला इंड कौन सा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर वाला इंड कौन सा होता है, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे समझा। आई होप कि आपका सारा जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर कहीं से भी कंफ्यूजन है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, लेक्चर को पूरा देखें और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।